दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट IQ में। आज के इस वीडियो में हम लोग 200 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो 20-20 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट हैं। हमने 20-20 प्रश्नों के 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। हमने ख़ास तौर पर ये 20-20 प्रश्नों के 10 प्रैक्टिस सेट बनाए हैं। सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण किस वंश के काल में हुआ? गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण गंग वंश के काल में हुआ। अगला प्रश्न है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है, कहाँ है? अजंता में। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो अजंता की गुफाओं में है। अगला प्रश्न है, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? दोस्तों, पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली को निर्दिष्ट करता है। अगला प्रश्न है, बादामी स्थित गुफा में किसकी मूर्तियों को 16 भिन्न भिन्न मुद्राओं में उकारा गया है? तो नटराज शिव की मूर्तियों को 16 भिन्न भिन्न मुद्राओं में उकारा गया है और ये बादामी की गुफाओं में स्थित है। अगला प्रश्न है, मूर्ति कला के अंतर्गत निम्नलिखित किस मुद्रा में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया है? दोस्तों, मूर्ति कला के अंतर्गत बृहस्पति मुद्रा, अभय मुद्रा, धर्म चक्र मुद्रा में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी, ठीक है। इन तीनों मुद्राओं में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस काल वंश का दक्षिण भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा गया है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चोल वंश, ठीक है। चोल वंश को दक्षिण भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा गया है। अगला प्रश्न है, तांबे एवं कांसे के धातु के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रमुख है? तो तांबे और कांसे के धातु के लिए मुरादाबाद जिला प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मौर्योत्तर काल में मूर्ति निर्माण की कौन सी शैलियाँ प्रचलित थीं? ठीक है दोस्तों, मौर्योत्तर काल में मूर्ति निर्माण की गंधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली, ये तीनों प्रसिद्ध थीं, इसलिए उपर्युक्त डी तीनों सही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मथुरा कला के अंतर्गत निम्न में से किस मूर्ति का निर्माण हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मथुरा कला में बौद्ध, जैन, हिंदू इन तीनों मूर्तियों का निर्माण हुआ है, उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, धीमान एवं बिठपाल किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे? दोस्तों, धीमान और बिठमान पाल शैली के चित्रकार थे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, काली घाट के चित्रकार क्या कहलाते हैं? दोस्तों, काली घाट के चित्रकार पटुआ चित्रकार कहलाते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। मुगल काल की सर्वप्रथम चित्रित पुस्तक कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट है, मुगल काल की चित्रित पुस्तक है तारीख़ अल्फ़ी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इसको याद रखेंगे, तारीख़ अल्फ़ी मुगल काल की चित्रित पुस्तक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है, किस पे निर्भरता है एक वस्तु की? द्रव्यमान पर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सीमांत घर्षण निर्भर करता है। सीमांत घर्षण दोस्तों तल की प्रकृति और अभिलंब पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, प्रक्षालन मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है। दोस्तों, प्रक्षालन मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत अपकेंद्रीकरण है। अगला प्रश्न है, वायु शक्ति विंड यानी विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? ठीक है, तो इसमें ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ठीक है। वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अगला प्रश्न है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों सुस्त हो जाती हैं लोलक घड़ियाँ गर्मियों में? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है, ठीक है। तो नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण घर्षण होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एल्विडो से संबंधित है? ठीक है,
तो एल्बिडो से संबंधित वापसी की शक्ति है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध है। दोस्तों, स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध जैन मत से है। स्थानकवासी श्वेतांबर जैन संप्रदाय का एक उपसंप्रदाय है। इसकी स्थापना का श्रेय लवजीन नामक एक व्यापारी को जाता है। इस संप्रदाय के लोग किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। इस संप्रदाय के लोगों का विश्वास था कि ईश्वर निराकार है। ठीक है, तो ये जैन मत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में शुरू किया गया था। इस आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 में हुई थी। ठीक है, 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942 में पारित हुआ था। 1942। साइमन कमीशन दोस्तों, साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। 1928। बेवेल योजना 1945, ये भी याद कर लेंगे। और कैबिनेट मिशन योजना 1946। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है, तमिल क्षेत्र के सित्तर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। दूसरा है, कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत शैव थे जो पुनर्जन्म व जाति क्रम को नहीं मानते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। 1 और 2 यानी दोनों कथन इसमें सही हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम न्यायालय अधिनियम का संदर्भ है, इसमें ऑप्शन 1 है। इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। दूसरा है, ये अधिनियम स्थानिक सामाजिक सक्रियतावादियों के मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, केवल 2। दूसरा वाला सही है। इसमें उपयुक्त कथन में कौन सा सही है? तो दूसरा सही है। क्या है कि ये अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों के मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। कौन सा? ग्राम न्यायालय अधिनियम। ठीक है, अगला प्रश्न है, समताप मंडल के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी से और निर्बंधता के साथ उड़ सकते हैं, इसका उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है? ठीक है, तो इसका उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है दोस्तों? ऑप्शन 1 है, समताप मंडल के निचले भाग में बादल या जलवाष्प नहीं होते हैं। दूसरा है, समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवनें नहीं होती हैं। उपयुक्त कथन में कौन सा कथन इसका उपयुक्त स्पष्टीकरण है? ठीक है, तो 1 और 2 ऑप्शन सी सही है। ठीक है, दोनों सही हैं। इसमें समताप मंडल की औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर होती है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई होती है। समताप मंडल की ऊपरी सीमा को स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। यहाँ पे शुष्क पवन, मंद पवन, संचार बादलों का प्राय अभाव, ओजोन के सांद्रण आदि की वजह से इस मंडल में मौसम की घटनाएं कम ही घटित होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है, ये मुख्यतः राजस्थान राज्य में रहते हैं। दूसरा है, ये अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों को पालते हैं। 3, इन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, 2 और 3। ठीक है, दूसरा क्या है, ये अच्छे किस्म के ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों को पालते हैं। तीसरा है, इन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, ये मुख्यतः राजस्थान राज्य में रहते हैं। ये गलत है, क्योंकि भारत में चांगपा या चंपा समुदाय के लोग मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पाए जाने वाला एक अर्ध खानाबदोश तिब्बती लोगों का समुदाय है। भारत सरकार के आरक्षण कार्यक्रम के तहत इनको या इस समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बायोकार्बन एंड फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बायोकार्बन एंड
इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंड स्कोप का प्रबंधन विश्व बैंक करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों का चयन करता है। ठीक है, तो सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के अध्यक्षों का चयन बैंक बोर्ड ब्यूरो करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के अध्यक्षों का चयन करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है, जीका वायरस रोग तथा डेंगू दोनों एडीज इजिप्ट मच्छरों द्वारा संचरित होते हैं। दूसरा है, जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है। तीसरा है, ये रोग गर्भवती मां के गर्भस्थ शिशु में जा सकता है तथा वर्टिकल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन तथा शिशु में अपूर्ण विकास की वजह भी बन सकता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 1, 2, 3। ठीक है, ये तीनों बिल्कुल सही हैं। उपयुक्त कथन में कौन सा सही पूछ रहा है, तो ये तीनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है, इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। दूसरा है, देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश जारी करता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 1 और 2। कौन सा कथन सत्य है, दोनों कथन इसमें सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सत्रीय नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, सत्रीय नृत्य के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो शास्त्रीय नृत्य नंबर 1 संगीत, नृत्य और अभिनव का सम्मिश्रण है। दूसरा है, ये असम के वैष्णव की शताब्दियों की पुरानी जीवंत परंपरा है। ठीक है, इसमें कथनों में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, 1 और 2। ठीक है, शास्त्रीय संगीत, नृत्य तथा अभिनव का सम्मिश्रण है, बिल्कुल सही है। ये असम के वैष्णव की शताब्दियों की पुरानी जीवंत परंपरा है। ठीक है, 1 और 2 ये दोनों कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। ठीक है दोस्तों, नरम दल और गरम दल कब बने, इसका कब उद्भव हुआ, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किए गए स्वदेशी आंदोलन की मध्य उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से ही कांग्रेस के अंदर नरम दल और गरम दल के मध्य विरोध हो गया, जिसके फलस्वरूप 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी। ठीक है, कांग्रेस क्या है, 2 भागों में बट गई थी 1907 में सूरत अधिवेशन के समय। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, 1857 की भारतीय क्रांति से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट की सहायता से उनके सभी काला अनुक्रम में लगाइए। ठीक है, इनको काला अनुक्रम में लगाना है। नंबर 1 है, बैरकपुर में मंगल पांडे का कांड, मेरठ में सैनिक कांड, झांसी में विलय, कानपुर में विप्लव। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, 1, 2, 3, 4 ये तीनों क्रम में हैं। ठीक है, 29 मार्च 1857 को सिपाही मंगल पांडे ने बैरकपुर कलकत्ता में अंग्रेजों की भावनात्मक तथा जन विरोधी नीतियों की विरोध विद्रोह का बिगुल बजाया। ठीक है, ये हुआ था 29 मार्च 1857। दूसरा है, मेरठ में सैनिक कांड। ठीक है, 10 मई 1857 को हुआ, ये भी 1857 लेकिन 10 मई को हुआ। झांसी में विप्लव, ठीक है, झांसी में विप्लव 4 जून को हुआ, 4 जून, और कानपुर में विप्लव जो है वो 5 जून को हुआ। ठीक है, तो ये क्रम में बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, गंगा के निचले मैदान की ये विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, धान और जूट। ठीक है, गंगा के निचले मैदान के अंतर्गत पश्चिम बंगाल तथा पूर्वी बिहार शामिल किए जाते हैं। यहाँ का उच्च तापमान एवं आर्द्र जलवायविक दशा धान एवं जूट के लिए आदर्श दशा है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है,
क्या है, कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो 1 और 2 इसमें दोनों कथन सही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के प्रमुख वार्षिक उत्सव एवं उनमें संबंधित क्षेत्र का गलत युग्म बताइए। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अमरूद अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र मिर्ज़ापुर। ठीक है दोस्तों, ये गलत है क्योंकि अमरूद अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज में है। कहाँ है, प्रयागराज। ठीक है, पान अनुसंधान प्रशिक्षण महोबा, आम अनुसंधान प्रशिक्षण लखनऊ, आलू अनुसंधान प्रशिक्षण बाबूगढ़। ये तीनों सही हैं, लेकिन अमरूद अनुसंधान प्रशिक्षण मिर्ज़ापुर में नहीं है, इलाहाबाद में है, वर्तमान नाम प्रयागराज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है विजयनगर शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, ऑप्शन 1 है भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। दूसरा है कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपको यहाँ मिलेगा। 1 और 2 दोनों विजयनगर के महानतम शासकों में से एक कृष्णदेव राय तुलुप वंश के संबंधित थे। उन्हें आंध्र भोज और आंध्र पितामह की उपाधियों से विभूषित किया गया था। दोस्तों, कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु के 8 महानतम विद्वान रहते थे जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी। ठीक है, तो तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी दोस्तों, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, नहीं ऑप्शन बी हो जाएगा। जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग के कम से कम करके 1/3 करना। ठीक है, तो क्योंकि जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। दूसरा है इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय और व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। तो 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में बात हो रही है। तो दोस्तों, इसमें कौन सा कथन सत्य है, तो दोनों कथन सत्य हैं। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में कंपनी द्वारा कंपनी को और अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया था। ठीक है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी अंग्रेजों को भारत के साथ व्यापार करने की खुली छूट मिल गई थी, किंतु कंपनी का चाय एवं चीनी के साथ व्यापार एकाधिकार बना रहा था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भारतीय खाद्य निगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो भारतीय खाद्य निगम कथनों पर विचार करना है। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 1 और 2, तो 2 क्या है, पहला क्या है, इसकी स्थापना खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत 1965 में की गई, बिल्कुल सही है। दूसरा है केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार भारतीय खाद्य निगम व केंद्रीय भंडारण निगम के सहयोग से ब्लॉक तहसील स्तर पर भंडार गृहों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कथन सत्य हैं। कौन सा कथन सही है पूछ रहा है, तो दोनों कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1975 में स्टॉकहोम में की गई, इसका मुख्यालय वियना में है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की शुरुआत दोस्तों 1972 में हुई थी, ये याद रखेंगे, 75 में नहीं हुई थी। और इसका मुख्यालय नैरोबी में है, नैरोबी। ठीक है, वियना में नहीं है, इसलिए दोनों ऑप्शन गलत हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस झील के तटवर्ती क्षेत्रों को वाइन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बाल्टन झील को वाइन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। वाल्टन झील हंगरी की एक झील है जो रिफ्ट घाटी में अवस्थित है। ये कहाँ है, हंगरी में है। अगला प्रश्न है ट्रांसफॉर्मेटिव कार्बन एसेट सुविधा किस संस्थान द्वारा शुरू की गई थी। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, विश्व बैंक। ठीक है दोस्तों, विश्व बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944
के दौरान की गई, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम रामसर आर्द्रभूमि निम्न में से कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ऊपरी गंगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की प्रथम रामसर स्थल ऊपरी गंगा है, जिसे 2005 में रामसर आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, 2005 में इसे रामसर भूमि की मान्यता प्रदान हुई है और इसका ये है ऊपरी गंगा। सांडी पश्चिमी बिहार, ये हरदोई में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न स्थलों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है अजंता की गुफाएं, 2 है आगरा का किला, 3 फतेहपुर सीकरी, चौथा है खजुराहो मंदिर। उपयुक्त कथन में से किन स्थलों को 1983 में विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया? ठीक है, इन चारों में से किसे विश्व विरासत के रूप में शामिल किया गया? तो नंबर ऑप्शन ए सही है, 1 और 2, यानी अजंता की गुफा और आगरा का किला, इन दोनों को 1983 में विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न रोगों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है डिप्थीरिया, 2 है पीलिया, 3 सिफिलिस और 4 है पोलियो। कौन सा रोग जीवाणु जनित रोग है? इन चारों रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु जनित है? दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1, 2, 3। ठीक है, पहला है डिप्थीरिया, दूसरा पीलिया, तीसरा सिफिलिस। ठीक है, ये तीनों जीवाणु जनित रोग हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, डिप्लेमिया रोग से प्रभावित अंग है। वेरी इंपॉर्टेंट है, डिप्लेमिया रोग से दोस्तों आंख प्रभावित होती है। ऑप्शन ए सही है, डिप्लोमिया रोग आंख की मांसपेशियों के पक्षघात के कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत का प्रायद्वीपीय खंड मुख्यतः किन शैलों से बना है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ग्रेनाइट एवं नीस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से धात्विक खनिज आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं? ठीक है, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज दोस्तों जस्ता, तांबा, शीशा, ये तीनों पाए जाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न पहाड़ियों में कौन सी पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल हैं? दोस्तों, पश्चिमी घाट में शामिल पहाड़ियां अन्नामलाई है, कार्डमम और नीलगिरी, ये तीनों पहाड़ियां पश्चिमी घाट में शामिल हैं। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से पठार प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं? ठीक है, इसमें 4 पठार के नाम दिए हुए हैं, चारों पठार प्रायद्वीपीय पठार के हैं। नंबर 1 मालवा पठार, दूसरा कर्नाटक, तीसरा कोयम्बटूर और चौथा मेघालय। ये चारों पठार प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1 है 180 डिग्री पूर्वी यानी पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम यमोत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। दूसरा है प्रमुख यमोत्तर तथा 180 डिग्री यमोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों में यानी पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित है? इसमें कौन सही सुमेलित है? दोस्तों, इसमें चारों ऑप्शन सही सुमेलित हैं। नंबर 1 है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये है आपका वाराणसी में, बिल्कुल सही है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये लखनऊ में है। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ग्रेटर नोएडा में है। उपयुक्त सभी सही सुमेलित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, पौधों में वृद्धि के लिए मृदा का पीएच मान किनके मध्य होना चाहिए? ठीक है दोस्तों, पौधों में वृद्धि के लिए मृदा का पीएच मान 6.0 से 7.5 के बीच होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर नामक पेय पदार्थ में कौन सी गैस मिलाई जाती है? दोस्तों, सोडा वाटर नामक पेय पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मृदा संगठन के प्रमुख अवयव में सबसे कम प्रतिशत किस अवयव की है? दोस्तों, मृदा संगठन के प्रमुख अवयव में सबसे कम जो प्रतिशत होता है वो कार्बनिक पदार्थ का होता है। ठीक है, इसमें 5% सिर्फ कार्बनिक पदार्थ होता है और खनिज पदार्थ इसमें होते हैं तकरीबन 45% और मृदा वायु 25% होती है
और मृदा जल भी 25% होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है गलत युग्म बताइए। इसमें गलत युग्म है ऑप्शन सी, ठीक है, सॉरी ये वाला क्वेश्चन है ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। ये गलत है, सही नहीं है दोस्तों। भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। और ऑप्शन ए है भारतीय जल प्रबंधन संस्थान भुवनेश्वर, ये उड़ीसा में है। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान ये आपका जो है वो मोदीपुरम में है, बिल्कुल सही है। चौथा है ऑप्शन डी राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है गलत कथन पहचानिए, ठीक है। इसमें गलत कथन है ऑप्शन सी, कॉपर की कमी से मक्के की पत्तियों के शीर्ष पर सफेदी आ जाती है, ये गलत है, ठीक है। तंबाकू में क्यूरिंग की क्रिया संपन्न की जाती है, ये भी सही है। सेब में आयरन एवं मौलिक अम्ल पाया जाता है, ये भी सही है। और अन्य भंडारण हेतु अन्न में नमी की 12% से कम मात्रा होना चाहिए, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन कॉपर की कमी से मक्के की पत्तियों शीर्ष पर सफ़ेद हो जाती हैं, गलत है। जिंक की कमी से मक्के की पत्तियों के शीर्ष पर सफ़ेदी आ जाती है, ठीक है। यहाँ जो कॉपर है ये गलत है, अगर जिंक होता तो ये भी सही हो जाता। अगला प्रश्न है गलत कथन पहचानिए। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। चुकंदर में चित्तीदार पीला रोग कैल्शियम की कमी के कारण होता है, ये गलत हो गया। चुकंदर में चित्तीदार पीला रोग दोस्तों कैल्शियम नहीं, मैग्नीज की कमी की वजह से होता है। मैग्नीज, इसकी कमी की वजह से चुकंदर में चित्तीदार पीला रोग होता है। और ऑप्शन ए है धान में खैरा रोग जस्ते की कमी से होता है, बिल्कुल सही है। कपास में ब्लैक आर्म रोग बैक्टीरिया द्वारा होता है, भी सही है। गाजर में कोटर स्पॉट कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, यह कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है अकबर का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ। दोस्तों अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था। हुमायूं के मृत्यु की सूचना मिलने पर पंजाब में गुरुदासपुर जिले के निकट कालानौर स्थान पर 14 फरवरी 1556 में अकबर को मुगल बादशाह घोषित किया गया। उसका राज्याभिषेक बैरम खां की देखरेख में मिर्ज़ा अबुल कासिम ने किया। उस समय अकबर 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर पाया था। अगला प्रश्न है क्वांटो मैदान किस देश में स्थित है। दोस्तों क्वांटो मैदान जापान में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, सामुद्रिक। दोस्तों हमारी पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 70.78 भाग पर जल है और 29.22% भाग पर स्थल है, तो 2 गुने से ज़्यादा क्षेत्रफल पर सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र विस्तृत है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, प्राकृतिक संसाधन। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधन के उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है परिमाणात्मक साख नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। दोस्तों परिमाणात्मक साख नियंत्रण के लिए बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, नगद आरक्षण, इन तीनों के लिए किया जाता है, ठीक है। उपर्युक्त सभी ये तीनों सही हैं इसमें। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है, ठीक है। दोस्तों उज्ज्वला योजना का संबंध निर्धन परिवारों के लिए एलपीजी कनेक्शन, ठीक है, जो गैस सिलेंडर मिलता है उज्ज्वला योजना के तहत मिलता है, एलपीजी कनेक्शन जो होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है गिनी गुणांक का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है, ठीक है। गिनी गुणांक याद रखेंगे किसके लिए होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, आय के वितरण की असमानताओं की माप के लिए गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है गन पाउडर किसका मिश्रण है। दोस्तों गन पाउडर नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का मिश्रण है, ठीक है, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस है, ठीक है। दोस्तों गोताखोर
जो है किस गैस का उपयोग करते हैं जब सांस लेते हैं? ऑक्सीजन तथा हीलियम। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ऑक्सीजन और हीलियम के ज़रिए से गोताखोर पानी में सांस लेने के लिए उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोनेरा जगत में शामिल कवक नहीं होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस जीव की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? मानव जीव की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। शैवालों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, पादपों में भी और जीवाणुओं में भी, लेकिन मानव जीव की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र लखनऊ में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तान एकेडमी की स्थापना की गई? कहाँ की गई? प्रयागराज में भारतीय भाषाओं के रक्षा और विकास के लिए हिंदुस्तान एकेडमी की स्थापना हुई। ठीक है, हिंदुस्तान एकेडमी दोस्तों प्रयागराज में है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं? दोस्तों, भीमसेन जोशी किराना घराने से संबंधित हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। भीमसेन जोशी कहाँ से संबंधित हैं? किराना घराने से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, उदयनवास दत्ता कथा संबंधित है? उदयनवास दत्ता कथा कौशाम्बी से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना शुरू हुआ था? उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को शुरू हुई। अगला प्रश्न है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों, किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसको वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोवेल तेल है? वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऐसा विस्फोटक है जिसका नाम नोवेल तेल है? इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, TNG। ठीक है, TN और G, इसका नाम क्या है? नोवेल तेल है। अगला प्रश्न है, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है? डायनामाइट में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट, सॉरी ऑप्शन ए सही होगा, ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट। ठीक है, डायनामाइट में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक हिंदू रहते हैं? दोस्तों, ये जनगणना से संबंधित प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम लोग बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे। जनगणना से संबंधित प्रश्न एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में प्रतिशत की दृष्टि से हिंदू सर्वाधिक हैं? ठीक है, कौन सा राज्य है? वो राज्य है हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक हिंदू रहते हैं, जिनकी प्रतिशत है 95.17। ये इतने प्रतिशत लोग कहाँ रहते हैं? हिमाचल प्रदेश में। देश में सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म वाला राज्य क्या है? हिमाचल प्रदेश है। ऐसे भी याद कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 7.33। ये इतना प्रतिशत पूरे इंडिया का, पूरे भारत के क्षेत्रफल का इतना यूपी का है, 7.33। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों, जनसंख्या के अध्ययन को जनांकिकी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? स्टेट अगर पूछता, राज्य तो केरल हो जाता, लेकिन यहाँ जिला पूछा गया है पूरे भारत में। इसमें है ऑप्शन बी, सरचिप मिजोरम। ठीक है, ये मिजोरम का एक ज़िला है जिसका नाम है सरचिप, जहाँ सर्वाधिक साक्षरता वाला ये ज़िला है। अगला प्रश्न है, 2001 और 11 के दौरान निम्न में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर दर्ज की गई?
ठीक है, जो 2001 से 11 के बीच में जनगणना हुई है उसमें सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर्ज की गई है वो है आपका बिहार राज्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के 4 सबसे कम साक्षरता वाले राज्यों का सही आरोही क्रम क्या है? दोस्तों 2011 के अनुसार भारत के सबसे कम साक्षरता वाले राज्य जो हैं वो है बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। ये आरोही क्रम में बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले जनगणना का संदर्भ किस काल में कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में मिलता है? ठीक है, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, मौर्य काल में। दोस्तों मौर्य काल में सबसे पहले जनगणना का संदर्भ मिलता है जिसे कौटिल्य ने अपनी जो पुस्तक रची है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, उसमें मिला है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है 1881। ठीक है, भारत में जो नियमित जनगणना शुरू है वो 1881 में शुरू हुई। अगला प्रश्न है, छोटा परिवार सुखी परिवार नीति किस वर्ष प्रारंभ की हुई? इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है 1983। ठीक है, ये छोटा परिवार सुखी परिवार नीति 1983 में आई। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है जौनपुर। जौनपुर उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये भारत का जनगणना घनत्व है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? अब यहाँ उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 829 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, पूरे भारत का है 382 और उत्तर प्रदेश का है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रथम सांख्यिकी दिवस कब मनाया? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रथम सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर 2010 को मनाया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्यों का अवरोही क्रम बताइए। ठीक है, तो वो 4 राज्य कौन हैं जो अवरोही क्रम में है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और बिहार पश्चिम बंगाल। ठीक है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, फिर उससे कम महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर बंगाल। ये अवरोही क्रम में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संपूर्ण देश में विज्ञान साक्षरता दशक कब मनाया गया? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 2009 से 2018 देश में संपूर्ण विज्ञान साक्षरता दशक मनाया गया। अगला प्रश्न है, भारत में नगरीकरण में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि देखी गई। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 1981 से 91 के दौरान। ठीक है, नहीं सॉरी ये गलत हो जाएगा, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 71 से 81 के दौरान। ठीक है, 1971 से 81 के दौरान भारत में नगरीकरण सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर देखी गई। अगला प्रश्न है, 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ठीक है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला पूरे भारत में कौन सा है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है माहे। ये पांडिचेरी में है या पुडुचेरी। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ठीक है दोस्तों, सबसे कम जनसंख्या घनत्व है आपका राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कहाँ प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिख रहते हैं? सबसे ज़्यादा सिख दोस्तों सभी को पता है पंजाब में रहते हैं प्रतिशत की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न कई बार आ चुका है, पूछा जाता है कि महान विभाजक वर्ष। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 1921। दोस्तों 1911 से 1921
के दशक में पिछले दशक की तुलना में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट जो है वो 0.31% रही, इसलिए वर्ष 1921 को महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, नीलगिरी में मेघ बकरियां पाई जाती हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में, ठीक है। इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में नीलगिरी में मेघ बकरियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों? सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी गुड़गांव में स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, बुंदाला जैव रिजर्व कहाँ स्थित है? बुंदाला जैव रिजर्व जो है वो श्रीलंका में स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, दार्जिलिंग के कलिम्पोंग में स्थित किस घाटी को वर्ष 1986 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, न्योरा घाटी। दार्जिलिंग के न्योरा घाटी को कलिम्पोंग में स्थित ये घाटी है जिसे 1986 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील कौन सी है? ठीक है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है, कौन सी है? ऑप्शन सी है, सांभर झील। भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील सांभर झील है। अगला प्रश्न है, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? कल्पसर परियोजना दोस्तों भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है। वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस दोस्तों क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ये वैश्विक तापन के लिए काफ़ी नुकसानदेह गैस है। अगला प्रश्न है, किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसकी थी? दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा जोसेफ फ्यूरियर की थी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? इनमें से किसके बीच जाते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होगी? ऑप्शन ए सही है, कांच। कांच के बीच से प्रकाश की गति जाते हुए न्यूनतम हो जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं? ठीक है, पानी का भंडारण कर लेते हैं, कौन सा वो प्राणी है? इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ऊंट। दोस्तों ऊंट ऐसा प्राणी है जो अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है सीधे बच्चे नहीं देता? इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, एक्टिना। दोस्तों एक्टिना जो है वो सीधे बच्चे नहीं देता है, अंडे देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? दोस्तों सील जो है वो स्तनपायी जाति का है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? दोस्तों चक्रवात का शांत क्षेत्र चक्षु कहलाता है। अगला प्रश्न है, निशा दीप्ति मेघों का निर्माण कहाँ होता है? इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। निशा दीप्ति मेघों का निर्माण दोस्तों मध्य सीमा में होता है। अगला प्रश्न है, विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में सबसे पहले विभाजित किया, किसने विभाजित किया? हर्बर्टसन ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, संध्याकालीन सर्वाधिक रंगीन मेघ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, संध्याकालीन सबसे ज़्यादा रंगीन मेघ कौन होते हैं? ऑप्शन बी सही होगा, कपासी मेघ शाम के समय या शाम के वक्त सबसे ज़्यादा रंगीन होते हैं। अगला प्रश्न है, जिन क्षेत्रों में दैनिक तापांतर अधिक होता है वे हैं, क्या हैं? वे कौन से क्षेत्र हैं? महाद्वीपीय या महाद्वीप के आंतरिक प्रदेश, उन क्षेत्रों में दैनिक तापांतर ज़्यादा होता है, अधिक होता है। दूसरा प्रश्न है, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वो है, क्या है? वो होता है भूमध्य रेखा। दोस्तों भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर हमेशा न्यूनतम होता है।
अगला प्रश्न है, योग्यतम की उत्तरजीविता के विचार के मूल प्रवर्तक थे। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्पेंसर। ठीक है, स्पेंसर योग्यतम की उत्तरजीविता के विचार के मूल प्रवर्तक थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। दूध जो है वो लैक्टोबैसिलस, ये एक बैक्टीरिया होती है जिसकी वजह से खराब हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। इसमें ऑप्शन सी डी करेक्ट आंसर है, नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल को मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एजोला। ठीक है, ये जैव उर्वरक का अच्छा स्रोत है, एजोला। अगला प्रश्न है, किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है? इसमें से कौन सा पौधा है जो जिसके फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है? इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, मूंगफली। ठीक है दोस्तों, मूंगफली को भूमि के नीचे पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? दोस्तों, क्लोरेला है, ये ऑप्शन डी है। क्लोरेला शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, लाइकेन है। लाइकेन क्या है? दोस्तों, लाइकेन सहजीवी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है। कौन सा पादप ऐसा है जो नर और स्त्री पुष्प को जन्म देता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, द्विलिंगीय यानी उभयलिंगी उसको कहते हैं, जो नर पुष्प और स्त्री पुष्प यानी दोनों को जन्म देता है उसको कहते हैं द्विलिंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है दोस्तों, साइनोबैक्टीरिया जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। अगला प्रश्न है, एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है। कौन इसका सहचारी है? कवक मूल। ठीक है, नहीं सॉरी, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल एजोला का सहचारी होता है। इसको मिलाने से एक अच्छी उर्वरक शक्ति मिल जाती है खाद में। एजोला का एक अच्छा उर्वरक होता है नील हरित शैवाल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक सहचर्य है? ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कवक मूल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? दोस्तों, कार्क क्वैकर्स से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, आर्कीबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, मीथेन में। ठीक है, मीथेन में आर्कीबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए लाया जाता है। अगला प्रश्न है, निफेथिस खसियाना यानी घटपर्णी नामक दुर्लभ एक आपातीय पौधा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, मेघालय में। ठीक है, ये मेघालय में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। लेग हीमोग्लोबिन लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 प्रदान करता है, ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया? इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट सबसे पहले लागू किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित अवसंरचना विकास में पुनरावलोकन तथा
परिष्करण हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, बी केलकर। अगला प्रश्न है रेपो दर विचारणीय होती है, इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, मौद्रिक नीति के अंतर्गत। ठीक है, रेपो दर विचारणीय मौद्रिक नीति के अंतर्गत होती है। अगला प्रश्न है खुले बाजार की कार्रवाइयाँ समाहित होती हैं, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, साख नियंत्रण की गुणात्मक विधियों में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए है, साख नियंत्रण की परिमाणात्मक निधियों में। अगला प्रश्न है संघ सरकार के राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद अग्रलिखित कौन में से कौन है? इसमें से केंद्र सरकार का राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण अग्रलिखित कौन सा है? दोस्तों इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ब्याज अदायगी। ठीक है, ब्याज अदायगी संघ सरकार के राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है जम्मू व श्रीनगर को जोड़ने वाले किस दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बनिहाल दर्रा। दोस्तों बनिहाल दर्रा जम्मू श्रीनगर को जोड़ने वाले जवाहर सुरंग दर्रे में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है NH-44। ठीक है, NH-44 इसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर, ये याद रखेंगे, इसकी लंबाई है। ये 11 राज्यों से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में कौन कौन से महानगर शामिल हैं? ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में शामिल नगर हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में शामिल महानगर हैं। अगला प्रश्न है पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को किस स्थान पर काटते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी पूर्व पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को किस स्थान पर काटते हैं? दोस्तों ये एक दूसरे को उत्तर प्रदेश राज्य में काटते हैं। ठीक है, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा देश के 12 राज्यों से गुजरता है। इसकी कुल लंबाई है 7300 किलोमीटर। ये उत्तर प्रदेश राज्य में एक दूसरे को काटते हैं। अगला प्रश्न है सेतु भारतम परियोजना का शुभारंभ कब किया गया था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2016 में। दोस्तों सेतु भारतम परियोजना का शुभारंभ 2016 में हुआ था। अगला प्रश्न है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, इसकी कुल लंबाई है, दोस्तों इसकी कुल लंबाई है 302 किलोमीटर। ठीक है, और ये लखनऊ से आगरा तक है। फिर एक एक्सप्रेसवे है यमुना एक्सप्रेसवे, उसकी लंबाई है 165 किलोमीटर। जो यमुना एक्सप्रेसवे है वो आपका आगरा से दिल्ली तक है और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे लखनऊ से आगरा तक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है पोबीतोरा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, किस राज्य में स्थित है? इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, असम। दोस्तों पोबीतोरा वन्य जीव अभ्यारण्य असम राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मेकांग गंगा सहयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, इसमें दो कथन दिए हुए हैं, इसमें कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों नंबर 1 है मेकांग गंगा सहयोग की स्थापना वर्ष 2000 में हुई। दूसरा है 10वें मेकांग गंगा सहयोग का आयोजन वर्ष 2019 में दिल्ली में हुआ। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी है सही, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है वर्ष 2018 में किस राज्य में इंटर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया? पेरीफेरल किस राज्य में है दोस्तों? ऑप्शन ए करेक्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य में पेरीफेरल एक्सप्रेसवे का 2018 में उद्घाटन हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा रेलवे सड़क पुल किस राज्य में स्थित है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा रेलवे सड़क पुल असम में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे जोन कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे जोन है उत्तर पश्चिम रेलवे जोन। ठीक है, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन सबसे स्वच्छ रेल जोन है। अगला प्रश्न है
वर्ष 2016 में भारत के किस राज्य में प्रथम ग्रीन रेल कॉरिडोर का अनावरण किया गया? ठीक है, किस राज्य में पहली यानी प्रथम ग्रीन रेल कॉरिडोर का अनावरण हुआ है? दोस्तों इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, रेल धरोहर डिजिटलीकरण परियोजना की शुरुआत कब की गई? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 2018 में। 2018 में रेल धरोहर डिजिटलीकरण परियोजना की शुरुआत हुई। इसके तहत 400 रेलवे स्टेशनों को फ्री वाईफाई सेवा प्रदान की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, 1987। केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1987 में हुई। अगला प्रश्न है, उड़ान योजना की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों उड़ान योजना की शुरुआत 2017 में हुई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें एक ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों ऑप्शन बी सही है, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, और ऑप्शन ए है, शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर है। ठीक है, ऑप्शन सी है, गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ है? गुवाहाटी में, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और डी है, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर, ये सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक को यूनानी लेखों के अमित्रोचेटस वायु पुराण में मद्रासार और जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, बिंदुसार। दोस्तों बिंदुसार को यूनानी लेखों में अमित्रचेटस, वायु पुराण में मद्रासार और जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्याभिषेक से पूर्व अशोक किस जगह का राज्यपाल था? अपने राज्याभिषेक से पहले अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, अशोक ने श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी। ये श्रीनगर अशोक ने बसाया था या स्थापना की थी, ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पुराणों में निम्नलिखित में से किसे द्विजर्षभ कहा गया है? इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, कौटिल्य। दोस्तों कौटिल्य को पुराणों में द्विजर्षभ कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, पुराणों में किस वंश का आंध्र जातीय तथा आंध्र भृत्य कहा गया है? किस वंश को आंध्र जातीय और आंध्र भृत्य पुराणों में कहा गया है? सातवाहन वंश को पुराणों में आंध्र जातीय तथा आंध्र भृत्य कहा गया है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।